नमस्कार, न्यूज नेशन आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा। बड़ी खबर आज की आपको बताने जा रहे हैं हम। अर्बन नक्सल गैंग की साजिश पर यह बड़ा खुलासा आप न्यूज नेशन पर देखने जा रहे हैं। भीमा कोरेगांव से लेकर हाथरस तक बड़ी साजिश रची गई। अर्बन नक्सल और जिहाद का गठजोड़ एक्सपोज हो चुका है। हिंसा फैलाने में लगा अर्बन नक्सल गैंग अब लोगों के सामने उसकी सच्चाई खुलकर सामने आ चुकी है। दलितों के नाम पर एक्टिव हो जाता है अर्बन नक्सल गैंग। जी हां, हिंदुओं में फूट डालने की बड़ी साजिश रची जाती है। एनआईए की चार्जशीट से बेनकाब हुआ है अर्बन नक्सल गैंग। आपको बता दें कि अर्बन नक्सल गैंग की साजिश का आज पर्दाफाश होगा। हम आपको उस चार्जशीट की पूरी कहानी बताएंगे। हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से अर्बन नक्सल गैंग के तार आईएसआई से लेकर अलगाववादियों तक जुड़े हुए हैं। हम आपको बताएंगे कि इस चार्जशीट में क्या क्या बताया गया है, कि कैसे ये पूरा गैंग काम करता है, एक दूसरे से संपर्क में रहने की बात करता है। साथ ही इस चार्जशीट में बताया गया है कि इनको कैसे फंड किया जाता है। आपको बता दें कि भीमा कोरेगांव हिंसा केस में एनआईए की चार्जशीट से हिंसा के पीछे अर्बन नक्सल कनेक्शन सामने आया है। वहीं हाल ही में हुए हाथरस कांड के पीछे भी नक्सल कनेक्शन की बात सामने आई है। हाथरस में एक संदिग्ध महिला पीड़ित परिवार के घर कई दिनों तक रुकी हुई थी और परिवार को बरगला रही थी। जब संदिग्ध महिला पर पुलिस का शक बढ़ा तो पीड़ित परिवार में भाभी बनकर रह रही महिला गायब हो गई। ये 3 तस्वीरें आज हम इसलिए आपको दिखा रहे हैं ताकि आप इस पूरे गठजोड़ को समझ सकें और आप समझ सकें कि आखिर किस तरीके से ये गठजोड़ काम करता है, ये गैंग कैसे काम करता है, ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए, हाथरस में एक महिला पर शक जाता है। जब उसके बारे में जानकारी जुटाई जाती है तो पता लगता है कि वो महिला उस परिवार की भाभी है ही नहीं, वो कहीं बाहर से आई हुई थी। और आपको ये भी हम बताने जा रहे हैं कि कैसे इस चार्जशीट के जरिए बड़ा खुलासा हुआ है कि नक्सल गैंग काम करता है। आईएसआई से इसके तार जुड़े हुए हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। विजय शंकर तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बीएचपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुनीत चोपड़ा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेफ्ट के नेता हैं। और साथ ही मेरे सहयोगी रुमानुल्लाह खान हमारे साथ जुड़े हैं। आपके पास आऊं, लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखाना जरूरी है कि भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट से कई बड़े खुलासे क्या हुए हैं। बताया जा रहा है कि इस मामले में आरोपी गौतम नवलखा के तार आईएसआई से जुड़े थे और वो आईएसआई एजेंट गुलाम नबी पई के इशारे पर काम कर रहा था। ये पई कौन है, ये भी आपको बताएंगे। आपको ये भी बताएंगे कि किस तरीके से ये अर्बन नक्सल काम करता है। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि हाथरस के मामले में आखिर ये कनेक्शन कैसे है। भीमा कोरेगांव हिंसा पर बड़ा खुलासा सामने आया है। एनआईए की जांच में हिंसा के तार आईएसआई से जुड़ रहे हैं। एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में सामने आया कि आरोपी गौतम नवलखा के तार पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट से जुड़े थे। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट गुलाम नबी फई अमेरिका में सजा काट चुका है। अमेरिका की अदालत में गुलाम नबी फई के खिलाफ चले केस के दस्तावेजों में इस बात का साफ जिक्र है कि गुलाम नबी फई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी का एजेंट था। अमेरिका में रह रहा फई आईएसआई के लिए काम कर रहा था। नबी फई के पास अमेरिकी नागरिकता थी। फई केएसी संगठन के एजेंडे को बढ़ावा दे रहा था। केएसी संगठन को आईएसआई फंडिंग कर रहा था। वहीं भीमा कोरेगांव हिंसा का आरोपी गौतम नवलखा आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई के संपर्क में था। साथ ही नवलखा 2010 से 11 के बीच 3 बार अमेरिका गया। ईमेल फोन के जरिए नवलखा फई के तार जुड़े थे। इसके अलावा फई के इशारे पर देश विरोधी हरकतों में जुटा था नवलखा। और ये भी बता दें कि आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई की 2011 में गिरफ्तारी हुई थी। साफ है कि आरोपी गौतम नवलखा और आईएसआई में करीबी रिश्ते थे। भीमा कोरेगांव मामले में एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि गौतम नवलखा शहरी इलाकों में एक्टिव था। वो संगठनों से बुद्धिजीवियों को जोड़ने में जुटा था, गोरिल्ला एक्टिविस्ट को संगठन में शामिल कर रहा था और साथ ही साथ नवलखा सीपीआई माओइस्ट को मजबूत कर रहा था। एनआईए की सप्लीमेंट्री चार्जशीट से स्टेन स्वामी की कुंडली भी सामने आई है। चार्जशीट के मुताबिक स्टेन स्वामी कई सीपीआई माओइस्ट नेताओं के संपर्क में था। स्टेन नक्सली हरकतों के प्रसार प्रचार में जुटा हुआ था।
स्टेन स्वामी के घर से गोपनीय दस्तावेज भी मिले हैं। भीमा कोरे गांव की जांच में जुटी एनआईए ने हनी बाबू की साजिश का भी खुलासा किया है। जांच में एनआईए को कई खुफिया ईमेल बरामद हुए, जिनसे पता चला कि हनी बाबू नक्सलियों के लिए फंड जमा करने के काम में जुटा हुआ था। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी सप्लीमेंट्री चार्जशीट से खुलासा हुआ है अर्बन नक्सल और जिहाद का जो गठजोड़ है वो कैसे काम करता है। ये गठजोड़ अब एक्सपोज हो चुका है और हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट है उसमें क्या क्या कहा गया है, उसमें किस पर क्या आरोप लगाए गए हैं। अर्बन नक्सलवाद के जरिए हिंसा फैलाई जाती है, इस बात का जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि सीपीआई माओवाद के जरिए शहरी इलाकों में हिंसा की बातें की गई है, यानी कि हिंसा हुई। गौतम नवलखा, स्टेन स्वामी पर साजिश का आरोप है। कई और नाम इसमें शामिल हैं, लेकिन ये दो मुख्य नाम हैं जिनके कनेक्शन बताए गए हैं आईएसआई से लेकर हिंसा मामलों में। गौतम नवलखा, स्टेन स्वामी पर साजिश का आरोप इस सप्लीमेंट्री चार्जशीट में लगाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि आनंद तेलतुंबड़े पर भी हिंसा फैलाने का आरोप है। तो ये वो नाम हैं जिन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं चार्जशीट में। शहरी इलाकों में एक्टिव था गौतम नवलखा। जी हां, शहरी इलाकों में ये लोग काम कर रहे थे, सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर काम कर रहे थे, हमारे आपके बीच बैठे हुए थे और शायद हमें और आपको पता भी नहीं था कि इनका काम क्या है, ये किस तरीके से देश को जला सकते हैं, देश को हिला सकते हैं, देश को आग में झोंक सकते हैं। गोरिल्ला एक्टिविस्ट को माओवाद संगठन से जोड़कर दिखाया गया है इस चार्जशीट में। तो ये तमाम बड़ी बातें की गई हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। विजय शंकर तिवारी हमारे साथ हैं, सुनीत चोपड़ा हमारे साथ हैं और रुमानुल्लाह खान हमारे साथ हैं। सर, आप दोनों के पास मैं आऊं, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी रुमानुल्लाह खान के पास चलता हूं। रुमान, जरा एक एक लाइन करके बता दीजिए कि कौन कौन वो मुख्य आरोपी हैं जिनका जिक्र इस चार्जशीट में किया गया है। और दूसरी बड़ी बात रुमान, ये बताइए कि हाथरस से इन तमाम लोगों का और इस तमाम संगठन का कनेक्शन कैसे जुड़ता है। हाथरस में कैसे साजिश फैलाने की कोशिश की गई, वहां पर क्या साजिश रची गई थी? देखिए गौतम नवलखा सीधे तौर पर आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फई से जुड़ा हुआ था। स्टेन स्वामी के घर से जो दस्तावेज मिले हैं उससे पता चलता है कि इन तमाम एक्टिविटीज़ के वो संयोजक थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्टेन स्वामी शायद सबसे उम्रदराज आदमी होगा इस देश का जिसके ऊपर यूएपीए यानी देश विरोधी गतिविधियों के तहत चार्जशीट दाखिल हुई है। लेकिन इस सब में सबसे महत्वपूर्ण है हनी बाबू के घर से जो दस्तावेज मिले हैं उसमें सीधे तौर पर लिखा है कि दलितों और धार्मिक अल्पसंख्यकों को एक किया जाए। इस सरकार को, जो केंद्र सरकार है, उसे फासिस्ट सरकार दिखाते हुए उनको डराया जाए ताकि वो भावनात्मक रूप से जुड़ सकें, सशस्त्र क्रांति ला सकें और इनको ट्रेनिंग दी जा सके। और सीधे तौर पर इसमें यह भी लिखा हुआ है कि देश भर में जब भी कहीं दलितों या अल्पसंख्यकों के ऊपर किसी तरह का हमला होता है या इस तरह की कोई गतिविधि या अफवाह फैलती है तो उसका फायदा हमें मिलता है और सीधे तौर पर उस फायदे को उठाते हुए दलित और अल्पसंख्यकों का जो गठजोड़ है उसको खड़ा किया जाए, उनको सशस्त्र मिलिशिया की शक्ल दी जाए और सीधे तौर पर जो अर्बन इलाके हैं उसके आसपास के सटे हुए इलाकों पर खास तौर पर नजर रखी जाए। और सीधे तौर पर हनी बाबू वो शख्स है जो दिल्ली में छात्रों, दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों और दूसरे छात्रों के मन में सिंपैथी डेवलप कर रहा था नक्सलियों को लेकर और उनके मन में सीधे तौर पर इस सरकार को फासिस्ट दिखाते हुए दलितों और अल्पसंख्यकों का बड़ी बात रोमान ये भी है कि जब भी दलितों की बात होती है, जब भी दलितों की बात होती है तो इस तरह का गैंग एक्टिव हो जाता है और एक साजिश के तहत एक खास तरह के इलाके को चुना जाता है और उस इलाके को आग में झोंकने की कोशिश होती है। सुनीत चोपड़ा साहब, जबकि ये चार्जशीट, सप्लीमेंट्री चार्जशीट सामने आ चुकी है, अब आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों पर जो आग लगाते हैं देश में, ऐसे लोगों पर जिनका नाम खुलकर सामने आ चुका है कि आईएसआई के साथ उनके कनेक्शन है? ये एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। अभी ये मामला कोर्ट में प्रूव नहीं हुआ है और तो आप ये कहना चाहते हैं कि इस चार्जशीट में जो बातें कही गई हैं सब झूठ है? पहली लाइन में आपने खारिज कर दिया सुनीत चोपड़ा साहब कि तमाम जो ये बातें कही गई हैं ये सब बेफिजूल की बातें हैं, यानी कि एनआईए ने जो जांच की है उसमें कोई दम नहीं है। बकवास करते रहेंगे तो मैं उठ के चला जाऊंगा। नहीं, आप बिना मतलब की बात करेंगे तो मैं आपकी बात नहीं मानूंगा और मैं सवाल करता रहूंगा। सुनीत चोपड़ा बोलिए। आप जनता में झूठ फैला रहे हैं।
सच आप को जनता स्वीकार में करने की झूठ फैला हिम्मत रहे है हैं। आप में, हाई तो कोर्ट कहिए में क्या कि कहा नौलखा के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो हाई कितने कोर्ट गंभीर में हैं। क्या बिल्कुल बेकार है। 10 साल से मैं बताता हूं, कोई चार्जेस नहीं है। 10 साल से इनके पास ये इंफॉर्मेशन थी। क्या कर रहे थे? सो रहे थे। ये कपिल मिश्रा के बारे में, अनुराग ठाकुर के बारे में इन्होंने क्या कहा? दिल्ली के बारे में कुछ नहीं, सो रहे हैं। विजय शंकर तिवारी, तो मेरा ये कहना है, सीधी सुनीत बात, चोपड़ा जी, सुनीत ये चोपड़ा जी, अभी तक सुनीत कोई चोपड़ा जी, प्रूफ नहीं है। हिंदुस्तान सुनीत- के नागरिक सुनीत इस चोपड़ा पे जी, विश्वास नहीं करेंगे। विद्या जी, इनको चुप कराएं तब मैं बोलता हूँ। बोलिए। सुनीत चोपड़ा जी, एक बात थोड़ी देर सुन लीजिए। मैं आप आपके चुप बीच में हो। बोला बिल्कुल नहीं। देखो विद्या, देश में ये आईएसआई आप हो बोले, या मेरे को जिहादी बीच में आतंकवादी झगड़ा करना संगठन पड़ा हो आपसे। या ईसाई मिशनरीज हो या वामपंथी हो, ये वामपंथी ईसाई मिशनरी संगठन, आतंकवादी जिहादी संगठन, ये मिलकर के देश को कमजोर करने पे लगे हुए हैं। जगह जगह इन्होंने बांटी हुई है। जनवरी 2018 में आपने भीमा देश कोरेगांव को में जो कमजोर किया कांड हुआ, आर्टिकल 370 से। उसमें जिनको गिरफ्तार किया, उनको छोड़ना पड़ा। अंग्रेजों को जीत हुई थी। भारत हारा था और उसको इस ढंग से जातिवाद कारनामों ने देश का कितना नुकसान अरे किया सुन है। लीजिए सुनीत चीन, जी, नेपाल, सुनीत जी सुन लीजिए, पाकिस्तान, तीनों सुनीत जी, आपके खिलाफ खड़े हो गए। आपका झूठ बहुत सच्चाई दिन को तक देखो। चल नहीं सकता है। डरते कारण क्या है, क्यों हो? जब तक डरपोक। कांग्रेस की सरकार रही है, आपके कुकर्मों पर उन्होंने पर्दा डाल के रखा हुआ है। अब ये जागरूक देश है, जागरूक जनता है। विजय शंकर तिवारी जी, माफ कीजिएगा, मैं रोक रहा हूं, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। आप अपनी बात पूरी कीजिएगा। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, एक बड़ी खबर आ रही है सर, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता देते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने कुंभ मेले पर सवाल उठाए हैं। सरकारी खर्च पर कुंभ मेले का आयोजन क्यों किया जाता है, ये उदित राज सवाल पूछ रहे हैं। कुंभ मेले पर 4200 करोड़ रुपए खर्च किए गए, ये भी वो कह रहे हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। विवाद बढ़ने पर उदित राज ने अपना ट्वीट डिलीट कर दिया। उन्होंने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। सरकार को किसी भी धार्मिक कृत्य या पूजा पाठ, कर्मकांड या किसी पर्टिकुलर रिलीजन की टीचिंग या प्रीचिंग के लिए दूर रहना चाहिए, फंड नहीं करना चाहिए। तो सबके लिए एक बराबर मापदंड होना चाहिए। और जो जनतंत्र है, इसकी अवधारणा यूरोप से आई। ऑफकोर्स ब्रिटिश काल में स्टार्टिंग हुई, विवाद भी हो रही है। तो एक वेलफेयर स्टेट है, तो वेलफेयर स्टेट का कंसेप्ट ही है कि उसका रिलीजन से सेपरेशन है। तो सरकारी खर्च पर कुंभ क्यों पहले सवाल उठाते हैं और जब उनको जवाब दिया जाता है तो वो अपना ट्वीट डिलीट कर देते हैं। उदित राज ने सवाल उठाया है। वापस चलते हैं, हम बात कर रहे हैं अर्बन नक्सल की, हम बात कर रहे हैं जिहाद गैंग की, हम बात कर रहे हैं दोनों के गठजोड़ की, हम बात कर रहे हैं हाथरस की, हम बात कर रहे हैं भीमा कोरेगांव मामले में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर की गई है। जी, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से नक्सल और ये जो जिहाद का गैंग है ये अब एक्सपोज हो गया है। लोगों के सामने इनकी सच्चाई सामने आ चुकी है। लोग अब देख चुके हैं कि ये क्या करते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, इनके कनेक्शन कहां कहां हैं। विजय शंकर तिवारी, आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। मैं ये कह रहा था, इनका गठजोड़ है। ये आतंकवादी संगठन, ईसाई मिशनरी संगठन, वामपंथी, ये देश को विकसित नहीं होने देना चाहते। आप कई बार देखा होगा कि विश्व बैंक से भारत को कुछ परियोजनाओं के लिए पैसा मिलता है, लेकिन ये परियोजनाएं नहीं चलने देते हैं और नक्सलियों को बीच में डाल करके वो परियोजनाएं रोकते हैं। दिल्ली में जो दंगे हुए हैं, दिल्ली दंगों में भी वामपंथियों के कनेक्शन साथ में आए हैं। आप देखिए, हैदराबाद में जो रोहित वेमुला की हत्या हुई थी, वहां भी इन लोगों का काम था। जेएनयू में जो सारे आतंकवादी पल रहे हैं, नक्सली पल रहे हैं, वो इनके बीच में पल रहे हैं। इसलिए देश को कमजोर करने का जो कोई हथकंडा होता है, वो वामपंथी मिल करके ये सारा काम करते हैं। हाँ, ये इनको नक्सल को समझना पड़ेगा, इनके नेक्सस को समझना पड़ेगा। अरे सुमित जी, आप खुल रहे हैं। अभी तक 56 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया है। 56 साल तक कांग्रेस ने राज्य किया है। कांग्रेस ने इनको प्रश्रय दिया है, इनके कुकर्मों पर पर्दा डाला है, इसलिए खुल के नहीं आ रहे। ये 2018 पहला काम नहीं है इनका, इसके पहले भी करते रहे हैं। इसलिए सुनीत चोपड़ा,
आप बेनकाब हो गए हैं, आप चीन के साथ लोग बेनकाब हो गए हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान को के साथ बर्बाद गलबजों में करके बैठ बेनकाब गए। हो गए हैं। इसलिए डॉक्टरों को भारत का पैसा नहीं कम्युनिस्ट दे पार्टी सकते। चाहे गुलाब सीपीआई हो की चाहे पत्तियां सीपीएम फेंक रहे हो, हो। दोनों बेनकाब हो गए। सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर लोग मारेंगे। सुनीत जी आपको ही देख लेना, आप इतने बेनकाब हो गए हैं। बिल्कुल देखना, आपको तो बिहार से ही निकाल देंगे। सुनीत जी आप सड़कों पर चलना दूभर हो जाएगा। जिस प्रकार की बिल्कुल, आपकी मैं आपको वही गतिविधियां बता देश रहा हूं। की एजेंसी सामने मुझे ला रही है मालूम ना, है, मैं जैसे आप हम बेनकाब हो रहे डरते नहीं हैं, हैं। जैसे आप हमारे आतंकवादी पूर्वजों ने इस गतिविधियों में देश के लिए सम्मिलित लड़ाई पाए जा लड़ी रहे है। हैं, जैसे तुम्हारे नक्सल तो- गतिविधियों में शामिल पा रहे तुम्हारे हैं। तो आप मुखर्जी साहब मुस्लिम बताइए लीग वो की सरकार में जो थे, भीमा कोरे फिर गांव नेहरू का की सरकार जो में थे। भीमा कोरे गांव का और संघर्ष था आर्टिकल वो अंग्रेजों की विजय थी ना। 378 सुनीत अंग्रेजों चोपड़ा की जी, विजय पर आपको अंग्रेजों दर्द की हो विजय रहा है, पर आपको आप परेशानी हो रही है, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ सुनीत चोपड़ा, आपकी अरे बात समझ बकवास सकता क्यों हूँ। करते हो, आपकी देशद्रोही? नहीं समझ रहा हूँ मैं, आपको परेशानी क्यों हो रही है मैं समझ रहा हूँ, क्योंकि मैं अगर चार्जशीट पढ़कर आपको सुना दूं तो थोड़े से ज्यादा परेशान आप हो जाएंगे। देखिए चार्जशीट में साफ लिखा हुआ है कि स्टेन स्वामी ने एक कॉमरेड के जरिए 8 लाख रुपए हासिल किए। इसका जवाब आप दीजिएगा, लेकिन उससे पहले मैं रोमान के पास जा रहा हूं। रोमान, ना सिर्फ भीमा कोरेगांव मामले में बल्कि हाथरस के मामले में हमने देखा कि साजिश रचने की कोशिश हुई, वहां पर फंड करने की कोशिश हुई, वहां पर आग लगाने की कोशिश हुई, यानी कि रेप के मामले को भी भुलाने की कोशिश कर रहे थे अरविंद नक्सली। बिल्कुल नहीं, आग लगाई तुम्हारे। देखिए बिल्कुल चार्जशीट की सप्लीमेंट्री चार्जशीट की जो डिटेल न्यूज नेशन दिखा रहा है, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं विद्या कि ये आरोप नहीं है जो एनआईए ने लगाए हैं, ये वो चीजें हैं, वो चिट्ठियां जो सीपीआई माओइस्ट की जनरल सेक्रेटरी और दूसरे तमाम लोगों की लिखी हुई चिट्ठियां या फिर हनी बाबू या फिर इन गौतम नवलखा की लिखी हुई चिट्ठियां हैं जो इनके घरों से बरामद हुई हैं और उनके मजमून हम यहाँ पर दिखा रहे हैं जो एनआईए ने अपनी चार्जशीट में दाखिल किए हैं। ये कोई आरोप नहीं है, ये वो चिट्ठियां हैं जो इनके घरों में से बरामद हुए हैं और सीधे तौर पर इसके अंदर दलित और मुस्लिम संगठनों को मिलाकर एक सशस्त्र मिलिशिया बनाने की बात की गई है। बिल्कुल रोमान, अब सुनीत चोपड़ा साहब को जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएगा, अब बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मेरे सहयोगी रोमान ने बता दिया है, ये राज खोल दिया है और आपको अब सुनीत चोपड़ा ये सोचना पड़ेगा कि अब आप जवाब क्या दें। एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूं, अब आप जवाब नहीं दे पाएंगे क्योंकि जो बातें लिखी गई है चार्जशीट में वो मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये वो कहानी है जो उन्हीं की डायरी से उठाई गई है, उन्हीं के दस्तावेजों से उठाई गई है। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे। तो अर्बन नक्सल और जिहाद का गठजोड़ एक्सपोज हो चुका है। हम आपको बता रहे हैं, हम उस चार्जशीट के बारे में आपको बता रहे हैं जो एनआईए की तरफ से दायर की गई है। इस चार्जशीट में उन तमाम दस्तावेजों का जिक्र किया गया है जो एनआईए ने अपनी जांच के दौरान बरामद किए और उसी आधार पर बताया गया है कि आईएसआई से कैसे कनेक्शन है, उसी आधार पर बताया गया है कि यह जिहाद का गठजोड़ कैसे चल रहा है अर्बन नक्सल के साथ देश भर में और कैसे आग लगाने की कोशिश हो रही है। मैं आपके पास आना चाहता हूं सुनीत चोपड़ा साहब, आप पहली लाइन में इस बात को खारिज कर रहे थे, आप कह रहे थे कि ये तमाम आरोप हैं जो चार्जशीट में दायर की गई हैं, चार्जशीट में जिसका जिक्र किया गया है, लेकिन ये आरोप उन्हीं दस्तावेजों के आधार पर है जो बरामद हुए हैं, जो बरामद हुए हैं एनआईए ने जिन्हें बरामद किया है। के अनुसार आरोप रहते हैं जब तक कोर्ट केस होके खत्म नहीं होता। विजय शंकर जी, इनको बताइए, इनको समझाइए कि कॉमरेड से पैसा लेने की बात, आईएसआई से कनेक्शन और जिहाद गैंग से कनेक्शन का मतलब क्या होता है? प्रूव कीजिए। सुनीत चोपड़ा जी यहाँ बैठे हुए हैं, आपके पास कोई सबूत नहीं है। सुनीत चोपड़ा जी, ये जो कम्युनिस्ट पार्टी है देशद्रोही भी है, देश विरोधी भी है, देश के जो विकास है उसमें भी विरोध है। बिल्कुल नहीं। आप ये बताइए कि देश की कितनी चलती हुई इंडस्ट्री आपने बंद करवाई, देश की कितनी चलती हुई इंडस्ट्रीज आपने बंद करवाई, अंग्रेज के विश्व बैंक से मिले हुए पैसे से कितनी परियोजनाएं आपने बंद करवाई, ये सब किस आधार पर करते हैं? ये आप गरीबों के नाम पर करते हैं। गरीबों को बेरोजगार करना का काम किसने किया? देश के लाखों लाख मजदूरों को बेरोजगार करने का काम कम्युनिस्ट पार्टी ने किया। देश की सैकड़ों इस प्रकार की परियोजनाएं बंद करवाने का काम चोपड़ा जी, एनआईए ने जांच कर ली है, सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दायर कर दी गई है और बहुत जल्द ही ये जो आरोप हैं वो कोर्ट में साबित हो जाएंगे क्योंकि तमाम दस्तावेज हैं एनआईए के पास और एनआईए ने जो बातें कही है उसको आप हवा हवाई नहीं कह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए विजय शंकर तिवारी आपका भी और सुनीत चोपड़ा जी आपका भी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।